नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। सबसे पहला रुख बिहार की तरफ, जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जो आतंकी घटना पहलगाम में घटी है उसे लेकर पूरा देश आक्रोशित है। विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक भी की गई और प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से यह ऐलान किया कि जो एक्शन लिए जा रहे हैं वे किसी सामान्य घटना का परिणाम नहीं है। आतंकवादी जहां भी छिपे हुए हैं उन्हें सजा मिलती रहेगी और जो लोग आतंकी घटना को अंजाम देने वाले उनके आका हैं उन्हें भी सजा मिलेगी। पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी, पूरा देश आक्रोशित है। विपक्ष के साथ भी सर्वदलीय बैठक हुई है और प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से ही ऐलान किया है और जो एक्शन लिए जा रहे हैं ये छोटी घटना नहीं है। इंडस्ट्रिटी की समीक्षा करना, उसको कैप्टन अबेंस रखना, ये छोटी घटना नहीं है। ये तो 1960 की टीटी है ना, उसको हमने कैप्टन अबेंस किया है, तो ये बड़ा काम है भाई। और आतंकवादी जहां भी छिपे हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी और जो आतंक की घटना को अंजाम देने वाले उनके आका हैं उनको भी सजा मिलेगी। पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करते हुए 27 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक गद्दारों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि गोलाघाट पुलिस ने दिघीची डिम्पल उर्फ डिम्पल बोरा, तामुलपुर पुलिस ने साहिब अली और उदलगुड़ी पुलिस ने विमल महतो को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब तक उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कुल 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान के एक मंत्री ने भारतीयों के लिए नस्ल भेदी शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि हमारी मिसाइलें सजावट के लिए नहीं है। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया विवाद खड़ा कर सकता है और भारतीयों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के बडगाम में बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि पहलगाम में हुआ हमला इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। इस हमले में आदिल हुसैन शाह, जो कि कश्मीर के एक नौजवान थे, शहीद हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि बेगुनाह लोगों का खून बहाना बड़ा गुनाह है और जिन लोगों ने ये पाप किया है उन्हें इनकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रैना ने यह भी कहा कि पिछले 35 से 40 सालों के पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने कश्मीर को बर्बाद किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि पहलगाम के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जो पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ वो इंसानियत को भी शर्मसार कर गया। बेगुनाहों का कत्ल हुआ है। यहाँ सयाहों को निशाना बनाया गया, सैलानियों, टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। वहीं आदिल शाह साहब, जो कि कश्मीर का ही एक नौजवान है, वो इस हमले में शहीद हो गए। बेगुनाह लोगों का खून बहाना बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत बड़ा गुनाह पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने किया है और जिन्होंने भी ये पाप, ये अपराध, ये गुनाह किया है उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बहुत गलत हुआ है। पिछले 35-40 सालों में जो पहलगाम में दहशतगर्दाना रुख अब दिल्ली की ओर, जहां पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण सुरक्षा और रक्षा मामलों पर चर्चा हुई। ये बैठक आतंकी हमले को लेकर आगामी सुरक्षा रणनीतियों और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने हाल ही में कई एंटी शिप मिसाइलें फायरिंग की, जो उनके प्लेटफॉर्म, सिस्टम और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित करती है। ये सफल फायरिंग भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता को पारदर्शित करती है, जो किसी भी समय, कभी भी और किसी भी
तरह से राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना का यह प्रदर्शन ये साबित करता है कि वो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, विश्वसनीय और भविष्य के लिए सक्षम भी है। तो कश्मीर की घाटी से अहम जानकारी सामने आ रही है। बांदीपुरा की नाज कॉलोनी में सक्रिय आतंकी जमील अहमद शीर गोजरी के 2 मंजिला मकान को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि जमील अहमद 2016 से आतंकी गतिविधियों में सक्रिय था और लश्कर-ए-तैयबा का स्थानीय कमांडर बताया जा रहा है। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद कश्मीर में ये 5वां मकान है जिसे ध्वस्त किया गया है। 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद घाटी में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। और अहम जानकारी सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद खुफिया एजेंसियां एक्शन में आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक खुफिया ब्यूरो आईबी ने दिल्ली में रह रहे करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की है। इन सभी पर अब सघन निगरानी रखी जा रही है। खासकर संदिग्ध गतिविधियों को लेकर खुफिया एजेंसियों की नजर और तेज हो चुकी है। पहलगाम जैसे हमले के बाद पूरे देश में अलर्ट का माहौल है और दिल्ली में भी सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को लेकर पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पहलगाम में हुई घटना पर प्रधानमंत्री मोदी बहुत व्यथित है। यह घटना पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर चिंतित है कि कैसे पूरी दुनिया को यह संदेश दिया जाए कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल सहन नहीं करेगा। दिलीप जायसवाल ने इस बयान में प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद के खिलाफ कड़ी नीति को स्पष्ट किया और देश की सुरक्षा के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को सराहा। प्रधानमंत्री जी बहुत ही व्यथित हैं इस मामले को लेकर के, जो पहलगाम की घटना घटी और पूरा देश स्तब्ध है। प्रधानमंत्री जी भी उसी दुखी मन से अभी कैसे इस देश के साथ जो आतंकवादियों ने जिस घटना को अंजाम दिया है, पूरे दुनिया में एक संदेश जाए कि भारत इस चीज को सहन नहीं करेगा, इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत ही व्यथित हैं इस मामले को लेकर के, जो पहलगाम की घटना घटी। कश्मीर के बडगाम में बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। आदिल हुसैन शाह, जो कि कश्मीर का ही एक नौजवान था, इस हमले में शहीद हो गए। बेगुनाह लोगों का खून बहाना बहुत बड़ा गुनाह है। जिन्होंने भी ये पाप किया है उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले 35 से 40 सालों में पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का शुक्रवार को बेंगलुरु में निधन हो गया। उन्होंने निधन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। के कस्तूरी रंगन ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके निधन से विज्ञान जगत में शोक की लहर दौड़ गई। तो रुख अब पटना की ओर, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए की जा रही तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, जो 4 मई से 15 मई तक चलेगा। इस बड़े आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है और सरकार इसे सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुनियाना और आईओएस सागर 5 अप्रैल को कारवार से रवाना होकर मॉरिशस के पोर्ट लुइस हार्बर पहुंचा।
ये यात्रा दक्षिण पश्चिम हिंदू महासागर में तैनाती के लिए मॉरिशस नेशनल कोस्ट गार्ड यानी कि एनसीजी के साथ संयुक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ निगरानी के पहले चरण की सफल समाप्ति का प्रतीक है। इस अभियान का मकसद भारत और मित्र देशों के बीच समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। इस यात्रा में हिंद महासागर क्षेत्र के 9 मित्र देशों के कुल 44 नौसैनिक भाग ले रहे हैं, जिनमें मॉरिशस के 2 अधिकारी और 6 नाविक भी शामिल है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के अनुरूप है और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थायी उपस्थिति की एक मजबूत मिसाल पेश करती है। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एटीएम बूथ से बेहद चालाकी से लोगों के पैसे उड़ाने वाले 3 शातिर ठगों को सिकंदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान दिल्ली निवासी शमीम, दानिश और मुजाहिद के रूप में हुई है। इन तीनों ठगों ने एटीएम से पैसे निकालने के लिए बेहद अनोखा तरीका अपनाया था। वे एटीएम मशीन के कैश आउटलेट पर लोहे की पतली पट्टी लगा देते थे, जिससे पैसा बाहर नहीं निकलता था। जब उपभोक्ता को पैसा नहीं मिलता तो वे कॉल के जरिए मदद करने का नाटक करते थे। आरोपी अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन करके उसे बूथ के बॉक्स में छिपा देते थे और कंप्यूटर जैसी आवाज में तकनीकी भाषा बोलकर ग्राहक को ये विश्वास दिलाते थे कि उनका पैसा जल्द ही निकल जाएगा। जैसे ही उपभोक्ता एटीएम से बाहर जाता, आरोपी पट्टी हटाकर पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 एटीएम कार्ड, 1 चाकू, वारदात में इस्तेमाल लोहे की पट्टी और 6400 रुपए नकद बरामद की है। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने कई स्थानों पर हुई कई वारदातों का खुलासा किया है, जिससे क्षेत्र में ठगी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगने की उम्मीद है। थाना सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा आज दिनांक 27 अप्रैल 2025 को 3 अभियुक्त जिनका नाम शमीम अंसारी एवं दानिश निवासी दिल्ली एवं मुजाहिद निवासी थाना सिकंदराबाद को एटीएम फ्रॉड जिसमें ये सीधे साधे लोगों को निशाना बनाकर करते थे, उस संबंध में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि यह जो एटीएम मशीन होती है उसमें कैश डिस्पेंसिंग स्लॉट में एक स्टील की पट्टी चिपका देते थे, जिससे कि पैसा वापस बाहर ना आ सके, एवं एक वुडन बॉक्स में एक मोबाइल फ़ोन स्पीकर ऑन करके रख देते थे एवं कॉल से जो बाहर से कनेक्ट रहता था। जब कोई कस्टमर अंदर आकर पैसे विड्रॉ करता था तो उसका पैसा कैश डिस्पेंसिंग स्लॉट में फंस जाता था एवं इनके द्वारा तभी अनाउंस कर दिया जाता था कि सर्वर डाउन है और आपके जो रुपए हैं वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। यह सुनकर कस्टमर वापस चला जाता था एवं तत्काल इनके द्वारा जाकर वो जो कैश था थाना सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा आज दिनांक 27 अप्रैल 2025 को 3 अभियुक्त जिनका नाम शमीम अंसारी एवं दानिश निवासी दिल्ली एवं मुजाहिद निवासी थाना सिकंदराबाद को एटीएम फ्रॉड जिसमें ये सीधे साधे लोगों को निशाना बनाकर करते थे, उस संबंध में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि यह जो एटीएम मशीन होती है उसमें कैश डिस्पेंसिंग स्लॉट में एक स्टील की पट्टी चिपका देते थे, जिससे कि पैसा वापस बाहर ना आ सके, एवं एक वुडन बॉक्स में एक मोबाइल फ़ोन स्पीकर ऑन करके रख देते थे एवं कॉल से जो बाहर से कनेक्ट रहता था। जब कोई कस्टमर अंदर आकर पैसे विड्रॉ करता था तो उसका पैसा कैश डिस्पेंसिंग स्लॉट में फंस जाता था एवं इनके द्वारा तभी अनाउंस कर दिया जाता था कि सर्वर डाउन है और आपके जो रुपए हैं वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। यह सुनकर कस्टमर वापस चला जाता था एवं तत्काल इनके द्वारा जाकर वो जो कैश था थाना सिकंदराबाद पुलिस के द्वारा आज दिनांक 27 अप्रैल। तो बीजेपी के दिल्ली में सत्ता में आने से पहले की यमुना की स्थिति एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से यमुना को साफ करने और इसके पुराने रूप में वापस लाने का वादा किया था। उन्होंने गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट विकसित करने की भी घोषणा की थी। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने हाल ही में दिल्ली में यमुना पुनरुद्धार को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। ये मीटिंग इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार अब इस वादे को जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है।
बैठक में यमुना नदी की वर्तमान स्थिति का गहन मूल्यांकन किया गया। इसके प्रदूषण को कम करने, जल प्रवाह बनाए रखने और तटों को हरा भरा करने की दिशा में चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। इस मीटिंग के बाद एक व्यापक और बहुआयामी योजना तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य यमुना को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाना है। ये योजना न केवल वहां रहने वाले जीव जंतुओं के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि दिल्ली वासियों को भी एक स्वच्छ और सुरक्षित जल स्रोत प्रदान करेगी। सरकार का यह कदम न सिर्फ यहां फैले हवा में सुधार की दिशा में एक बड़ी पहल है, बल्कि लोगों से किए गए वादों को निभाने की प्रतिबद्धता भी दर्शाता है। सरकार ने इस मीटिंग के माध्यम से क्या क्या विचार किया है यमुना नदी की सफाई के लिए, देखिए इस रिपोर्ट में। योजना का उद्देश्य और प्रमुख लक्ष्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यमुना नदी में गिरने वाले प्रदूषित जल, विशेषकर नालों के माध्यम से जो गिरते हैं, उसको पूरी तरह से शुद्ध करना है और इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की क्षमता में वृद्धि, नालों की सफाई और नदी के तटों को हरा भरा करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। योजना में 2025 तक यमुना को स्नान योग्य मानक तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्य योजना के प्रमुख घटक। इस सफाई अभियान के लिए सरकार की तरफ से कार्य योजना तैयार की गई है और इसके कई प्रमुख घटक हैं। पहला है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में वृद्धि। दिल्ली सरकार ने मौजूदा एसटीपी की क्षमता में वृद्धि करने की योजना बनाई है और इसके तहत दिसंबर 2026 तक एसटीपी की क्षमता को 792 मिलियन गैलन प्रतिदिन से बढ़ाकर 964.5 MGD करने का लक्ष्य है और इसमें नए एसटीपी का निर्माण और विकेंद्रीकृत एसटीपी की स्थापना शामिल है। दूसरा है नालों की सफाई और जल शोधन। योजना में प्रमुख नालों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। नजफगढ़, सप्लीमेंट्री और शाहदरा ड्रेन जैसे नालों के पानी को शुद्ध करने के लिए फ्लोटिंग बूम, छोटे बांध, एयरेशन उपकरण और बांस के फ्लोटिंग वेटलैंड जैसे उपाय अपनाए जाएंगे और इसके अलावा नालों के पानी में फास्फेट की मात्रा को कम करने के लिए रसायन मिलाया जाएगा। तीसरा है अतिक्रमण हटाना और नदी तटों का सौंदर्यीकरण। योजना के तहत यमुना के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पिछले 31 महीनों में 1500 एकड़ से अधिक क्षेत्र को खाली कराया गया है। डीडीए को जैव विविधता पार्क विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि नदी तटों का हरा भरा बनाया जा सके। चौथा है जल प्रवाह बनाए रखना। नदी में जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे नदी में निवास करने वाले जीवों, पेड़ पौधों की मात्रा को संतुलित किया जा सकेगा और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। पांचवा है औद्योगिक और घरेलू प्रदूषण नियंत्रण। सरकार औद्योगिक कचरे को निपटाने पर कड़ी निगरानी रखेगी और अवैध औद्योगिक इकाइयों को बंद करेगी। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों से आने वाले अपशिष्ट जल को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा ताकि गंदे पानी का सही निपटान हो सके। छठा है समय सीमा और निगरानी। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने आश्वासन दिया है। इसके अलावा मौजूदा एसटीपी के प्रदर्शन और आउटपुट की रोजाना निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी कमी को तुरंत दूर किया जा सके। सातवां है पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव। इस योजना का उद्देश्य न केवल यमुना को प्रदूषण मुक्त करना है, बल्कि नदी में निवास करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। इससे जैव विविधता पार्कों का निर्माण, नदी तटों को हरा भरा करना और जल गुणवत्ता में सुधार से स्थानीय समुदायों की जीवन गुणवत्ता में भी सुधार करना है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में तैयार की गई यमुना सफाई योजना एक महत्वाकांक्षी और समग्र प्रयास है।
यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो यह न केवल यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करेगा बल्कि दिल्ली वासियों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा। यह योजना नदी संरक्षण, जल प्रबंधन और वायु के गुणों में संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना का तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।